नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद की नारी भावना। तो आइए देखते हैं कि प्रेमचंद के नारी के प्रति क्या विचार थे, समाज में नारी को क्या दर्जा दिलवाना चाहते थे और क्या-क्या कुरीतियां थी जो नारी के जीवन को कठिन कर रही थी या नारी के जीवन को बहुत ही मुश्किलों से भरा बना रही थी, और उनके बारे में प्रेमचंद के क्या विचार हैं वो आज हम जानेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ प्रश्न बनता है कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में चित्रित नारी संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डालिए। कि प्रेमचंद ने जो कहानियां ली हैं उसमें नारी से संबंधित कौन कौन सी समस्याओं को उठाया है, उस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, प्रेमचंद को अगर देखें तो युग दृष्टा और युग सृष्टा साहित्यकार इनको हम मानते हैं। जीवन और जगत के तमाम विषयों की भांति प्रेमचंद के साहित्य में तत्कालीन देशकाल के आधार पर नारी संबंधी जो भावना है उसका बहुत व्यापक चित्रण यहाँ पर हुआ है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में नारी संबंधी विभिन्न समस्याओं को उठाकर नारी भावना का परिचय अपने साहित्य के माध्यम से दिया है। और उनकी कहानियों में अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका चित्रण उन्होंने नारी पात्रों के माध्यम से किया है। उसमें सबसे पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे, वो है दहेज प्रथा। देखिए, हम जानते हैं कि दहेज प्रथा भारत में एक कुरीति के तौर पर रही है, और प्रेमचंद ने इस दहेज प्रथा को या जो ये एक नारी शोषण का कारण इन्होंने माना है कि दहेज प्रथा और जो नारी का जीवन है उसका शोषण करने का मूल कारण है। प्रेमचंद युगीन समाज में भी ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, विराजमान थी। यही कारण था कि लोग बेटी या पुत्री के जन्म पर शोक मनाया करते थे। इनकी कहानी नैराश्य लीला में भी इस कड़वी सच्चाई का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है। वो क्या यहाँ पर जो वाक्य है, कथन है, आदमी अपनी स्त्री के लिए इसलिए नाराज रहते हैं, स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उनकी लड़कियां क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। तो ये जो कथन है वो ये सिद्ध करता है कि वो जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है तो वो ये चाहते हैं लड़की पैदा क्यों हुई, लड़का होना चाहिए था। निरुपमा जो इनकी कहानी की पात्र है, उसकी केवल बेटियां होने के कारण उसे पति के द्वारा प्रताड़ित होना पड़ता है। अंततः अत्यधिक शोक के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कहानी उद्धार की अगर बात करें तो इस कहानी में लेखक ने दिखलाया है कि दहेज की चिंता से कोई भी माँ बाप मुक्त नहीं हो सकते। इसी के कारण एक परिवार के 7 पुत्रों के बाद भी एक कन्या का जन्म परिवार के लिए बोझ लगने लगता है। यहाँ पर इन्होंने कथन दिया है कि दहेज के अभाव में कोई बूढ़े के गले कन्या को मढ़कर अपना गला छुड़ाता है कि दहेज कम देना पड़ेगा, इसलिए लड़की का विवाह किससे कर दो, बूढ़े व्यक्ति से कर दो ताकि पैसा कम खर्च हो। वहां लड़की के जीवन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, केवल धन केंद्र में है। इनकी कहानी कुसुम का जो नायक है अपने ससुर के पैसे से विदेश जाकर पढ़ाई करने के इरादे से शादी करता है, लेकिन उसकी इच्छा जब पूरी नहीं होती तो वो अपनी पत्नी कुसुम को त्याग देता है। तो दहेज के कारण परिवार की जो दुर्गति होती है उसका चित्रण प्रेमचंद ने कहानियों में बखूबी किया है। तो ये एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जो नारी के जीवन से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने इस समस्या को बखूबी अपनी कहानी और उनके पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। इसके बाद हम बात करते हैं अनमेल विवाह। देखिए, विवाह कर दिए जाते हैं लड़कियों के, और उनसे सहमति लेना तो दूर की बात है, ये भी नहीं देखा जाता माता पिता के द्वारा कि क्या ये मेल सही है। वहां पर भी धन केंद्र में रहता है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां इन्होंने लिखी है जिसमें अनमेल विवाह की समस्या को चित्रित किया है। सामाजिक दृष्टिकोण से लड़कियों का विवाह समय पर ना होना कुल के लिए घोर अपमान समझा जाता था कि लड़कियों को छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर देनी चाहिए। अगर उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो परिवार के लिए अपमानजनक है। अतः सभी अभिभावक पुत्री का विवाह पितृ ऋण से छुटकारा पाना चाहते थे। यानी पुत्री का विवाह क्यों करना चाहिए, ताकि जो पितृ ऋण है उससे उनको छुटकारा मिल जाए। लेकिन दहेज प्रथा और कभी कभी माता पिता की असावधानी के कारण लड़कियां अमेल विवाह की शिकार होती थी। बेमेल विवाह के विभिन्न रूपों को प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में दर्शाया है। जैसे इनकी कहानी है भूत। इसका पंडित सीताराम पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी साली बिन्नी, जो कि उससे उम्र में बहुत छोटी है, उससे विवाह करना चाहता है। दूसरी कहानी नया विवाह है। इसमें प्रौढ़ डंगामल या कई जगह डूंगामल भी है,
वो युवती आशा से विवाह करता है। उसे आभूषण और वस्त्र से अपनी ओर आकर्षित भी करना चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाता। आशा उसकी ओर आकर्षित नहीं होती। अनमेल विवाह की परिणति है कि आशा जैसी युवती बूढ़े पति की अपेक्षा कम उम्र नौकर के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, और प्रेमचंद ने यहाँ स्त्री मनोविज्ञान पर प्रकाश डाला है। किसके माध्यम से? आशा के माध्यम से। स्त्री की कमजोरी क्या है? वस्त्र है, आभूषण है। किंतु आशा सच्चे प्रेम को प्राथमिकता देती है, इस कमजोरी का वो शिकार नहीं बनती। अनमेल विवाह के विरुद्ध लड़की चाहती है कि बूढ़े खूसट पति की अपेक्षा जहर खाकर मरना कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तिल तिल कर आजीवन मरते रहने की अपेक्षा एक दिन में ही मर जाना ज्यादा सुखद है। प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों की झलक यहाँ दिखलाई पड़ती है कि स्त्रियां अनमेल विवाह के खिलाफ अपना स्वतंत्र निर्णय लेती दिखाई पड़ रही है। इसमें हम आशा का विशेष तौर पर डाल सकते हैं, क्योंकि आशा इसी प्रकार की एक स्त्री पात्र है जो अपने निर्णय पर अडिग है, और वो इस अनमेल विवाह की प्रथा या परंपरा को ज्यादा महत्व नहीं देती, उसका विरोध करती हुई नजर आती है। उसके बाद जो इन्होंने चित्रण किया है वो विधवा नारी का जीवन है। देखिए, विधवा हमारे समाज में विधवा नारी के प्रति लोगों का कोई रवैया ज्यादा अच्छा नहीं था। मान सम्मान उनको नहीं दिया जाता था। छोटी छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं जिनको शादी का अर्थ तक नहीं पता, वो संपूर्ण जीवन वैधव्य के कष्ट के साथ ही बिता देती थी। और प्रेमचंद ने अपनी इन कहानियों में विधवा नारी के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद ने दिखाने का प्रयास किया है कि एक विधवा को समाज और परिवार के द्वारा प्रताड़ना ही प्राप्त होती है। विधवा समस्या के पीछे बाल विवाह कुछ हद तक ज्यादा उत्तरदायी था। देखिए, छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाना, बाल विवाह, और उसके बाद छोटी उम्र में ही वो विधवा हो जाती और सारी उम्र उन्हें उसी वैधव्य के साथ ही बिताना पड़ता। प्रेम की होली नामक कहानी में गंगी है जो 14 साल की है, और इतनी छोटी सी आयु में वो विधवा बन जाती है। वो आजीवन पारिवारिक बंधन में जकड़ी हुई कष्ट भोगती है। आधार इनकी जो कहानी है उसमें विधवा अनुपमा, उसके जीवन का चित्रण किया गया है, जो परिवार वालों के साथ स्नेहवश स्वयं को सुखी महसूस करती हैं, लेकिन उसका भी पुनर्विवाह नहीं किया जाता। उसके बाद इनकी कहानी धिक्कार है। इसमें 16 साल की मानी है और 16 साल की आयु में ही वो विधवा हो जाती है। उसके माता पिता का देहांत हो जाता है। बाद में चाचा वंशीधर के यहाँ वह नौकरानी के रूप में जीवन व्यतीत करती है। उसका चचेरा भाई गोकुल उसका विवाह अपने मित्र से करवाता है, जिसका नाम क्या था? इंद्रनाथ। लेकिन इंद्रनाथ भी मानी को बहुत ज्यादा अपमानित करता है। ये कारण रहा कि मानी आखिर में आत्महत्या कर लेती है। तो इस प्रकार जो विधवाएं थी उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। उनके प्रति लोगों का, समाज का और परिवार का रवैया कोई सकारात्मक नहीं था और उन्हें काफी कष्ट झेलने पड़ते। वो सब जो सामाजिक दशा थी, समाज में विधवा की जो दशा और दिशा थी, वो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर की, ताकि लोगों को सचेत किया जा सके, उन्हें भी मान सम्मान, हक, अधिकार दिलवाए जा सके। तत्कालीन भारतीय हिंदू समाज में भी अगर देखें तो विधवाओं की सामाजिक दशा बहुत ज्यादा दयनीय थी। इसमें इन्होंने स्वामिनी, त्यागी का प्रेम आदि कहानियों में भी विधवाओं की इसी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में देखें तो विधवाओं के जीवन का यथार्थ उद्घाटन किया गया है। इन समस्याओं को समाज के सामने इसलिए रखा ताकि उनका समाधान किया जा सके, और इन्होंने संकेत भी दिया कि समाधान कैसे हो सकता है। विधवाओं के पुनर्विवाह के द्वारा उनका उद्धार किया जा सकता है और उन्हें समाज में पुरुषों के समान ही इनको दर्जा मिलना चाहिए। ऐसी उनकी कहानियों का संदेश या उद्देश्य रहा है। अब बात करते हैं वैश्य जीवन के यथार्थ का उद्घाटन। देखिए, नारी समाज का एक हिस्सा है और वैश्य भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसी नारियों के प्रति समाज का रवैया हमेशा से ही बुरा रहा है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से भी ये परंपरा चली आ रही है। प्रेमचंद की कहानियां हैं जैसे वैश्या, आगा पीछा, स्वर्ग की देवी, रामलीला, दो कब्रें, इनमें इस समस्या पर इन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला है। वैश्या कहानी में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि वैश्या को जीवन में किसी का प्रेम नहीं मिलता, वह पुरुषों की आत्मा को केवल तृप्त करती रहती है। समाज नहीं चाहता कि वह कुलवधू बनकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। यहाँ पर माधुर्य की बात की गई है।
इसका जीवन भी लगभग ऐसा ही रहा, जो अंत में आत्महत्या का सहारा लेती है। कोकिला की अगर बात करें, आगा पीछा कहानी की पात्रा है। इसके 15 सालों के बाद एक बेटी जन्म लेती है, जिसका नाम क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा को जब विद्यालय या स्कूल में भेजा जाता है तो वहां पर भी उसे वैश्या की बेटी समझकर उसका मान सम्मान नहीं किया जाता। इनकी कहानी स्वर्ग की देवी है, रामलीला है। इसमें भी इसी प्रकार वैश्याओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। दो कब्रे की जो नायिका है जुहरा, वो भी बेटी सुलोचना का विवाह डॉक्टर रामचंद्र से कर देती है, लेकिन विवाह के बाद भी उसे वो प्रतिष्ठा और मान सम्मान नहीं मिलती जो एक सामान्य नारी को मिलती है। इसकी बात करें पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा या पर्दा कुप्रथा कह सकते हैं। ये हमारे समाज में मुस्लिम के आगमन के दौरान ये प्रथा हमारे समाज में आई और हमने इस प्रथा को जकड़ लिया। आज भी नारी शिक्षा के साथ साथ शहरों में पर्दा प्रथा प्राय देखा जाए तो समाप्त हो चुकी है। कहाँ पर? शहरों में। लेकिन फिर भी जो मध्यम वर्गीय परिवार है वहां पर स्त्रियां आज भी घूंघट डाली रहती हैं। लेकिन जब भारत में नव जागरण काल आया तो पर्दा प्रथा को स्त्री की प्रगति में बाधक माना गया। 1927 में महारानी बड़ौदा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय नारी सम्मेलन किया गया, जिसमें पर्दा प्रथा तोड़ने का आह्वान किया गया था। प्रेमचंद ने भी अपनी पत्नी शिवरानी देवी से वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं पर्दा क्यों नहीं छोड़ती। कभी कभी पर्दा प्रथा के कारण दुराशा कहानी का हाल हो सकता है। इस कहानी में दयाशंकर अपने मित्रों को होली के दिन घर बुला लेता है, लेकिन कुछ खिला पिला नहीं पाता। क्यों? क्योंकि घर में दिया सलाई नहीं था और स्त्री यानी उसकी जो पत्नी है वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और ना दिया सिलाई खरीद सकती थी और ना ही पर्दा होने के कारण वो किसी से मंगवा सकती थी, यानी किसी से बोल भी नहीं सकती थी। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि अगर नारी पर्दे में रहती है तो उससे घर का विकास नहीं होता, बल्कि अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि प्रेमचंद गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, तो गांधी जी ने भी आजादी की कामयाबी के लिए स्त्रियों के पर्दे की कैद से आजाद होने की बात की थी। तो इसी कारण, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसीलिए उस विचारधारा के कारण प्रेमचंद ने भी इस प्रथा का विरोध किया है। प्रेमचंद नारी की आम समस्याओं, आभूषण प्रियता, पारिवारिक कलह, संयुक्त परिवार की समस्याएं, इसको भी अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है। तो पर्दा प्रथा जैसी प्रथा को छोड़ने के लिए वो अपनी पत्नी को भी प्रेरित करते हैं और अपनी कहानियों के माध्यम से सामान्य जनता को भी प्रेरणा देते हैं। अब अगर देखें कि प्रेमचंद की कहानियों में नारी पात्रों में कौन सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें नारी की प्रगति की बात की गई है। यहाँ पर ये नारियां सामाजिक रूढ़ियों और शोषण का विरोध करती हुई नजर आती हैं। इसमें आहुति कहानी ले सकते हैं, जिसकी पात्रा कौन है, नायिका कौन है, रूपमणि है। ये समाज की आर्थिक विषमता का विरोध करती है। कुसुम कहानी की कुसुम दहेज के लोभी पति का विरोध करती है और सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती है। इसी प्रकार शांति कहानी की सुनीता, ये भी विलासी पति के साथ किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। रहस्य कहानी की मंजुला, ये पति के अनमेल विचारों के कारण अलग रहती है। वह किसी भी नैतिक और धार्मिक बंधनों की बेड़ियों में जबरदस्ती अपने आप को बांधना नहीं चाहती। प्रेमचंद की नारी पात्रा तत्कालीन राजनीतिक आंदोलन में भी बढ़कर चढ़कर भाग लेती है। होली का उपहार जो इनकी कहानी है, उसकी नायिका है सुखदा। ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने में काफी आगे नजर आती है और दुकानों पर जाकर धरना भी देती है। इसी प्रकार इनकी कहानी है जेल। इसकी नायिका है मृदुला। ये जुलूस निकालकर अंग्रेजों से बराबरी का मुकाबला समझती है। जुलूस निकालने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों की बराबरी कर रही है, उनका मुकाबला कर रही है। शराब की दुकान जो कहानी है उसमें मिसिस सक्सेना है। ये धैर्यपूर्वक शराब की दुकान के सामने धरना देती है। पत्नी से पति कहानी में गोदावरी अपने पति की असहमति के बावजूद कांग्रेस की आम सभा में भाग लेती है, यानी राजनीति में जाती है। यहाँ प्रेमचंद ने स्त्रियों की समस्याओं को उठाया है, साथ ही नारी को हर क्षेत्र में जागरूक भी दिखाया है। देखिए, यहाँ हमने जिन स्त्रियों की बात की वो सब अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं से जूझ रही है और उनका बखूबी सामना भी कर रही है।
प्रेमचंद स्त्रियों को पुरुषों की दासी नहीं बल्कि सहधर्मिणी समझते थे। यही कारण है कि एक बार किसी जलसे से आकर वहां मिले फूलों की माला उन्होंने किसको पहनाई? अपनी पत्नी शिवरानी देवी के गले में डाली और कहते हैं कि मैं किसी बोझ को तुम्हारे बिना नहीं उठा सकता। मैं तो यहां तक समझता हूं कि कोई पुरुष बिना स्त्री के कुछ भी नहीं कर सकता। जब घर घर की स्त्रियां और पुरुष हिंदुस्तान तरक्की में लगेंगे तो ही सबका कल्याण होगा। प्रेमचंद के ये विचार तत्कालीन समाज की नारियों को समानता का दर्जा प्रदान करते हैं। यानी नारी के कारण ही एक परिवार सक्षम हो सकता है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगर परिवार आगे बढ़ेगा तो समाज भी बढ़ेगा और सामाजिक विकास के साथ साथ ही देश का भी विकास और तरक्की संभव है। तो यहाँ पर प्रेमचंद ने नारी पात्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से जीवन से जुड़े हुए संघर्षों का चित्रण किया है, नारी के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका चित्रण किया है और नारी को संघर्षशील दिखाया है, प्रगतिशील विचारों से युक्त दिखाया है ताकि वो समाज में अपना विशेष दर्जा, मान सम्मान प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।